लेसन नंबर 4 यूनिट नंबर 3 लास्ट यूनिट हमारे फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक। ओके, एक्साइटेड? यस, लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि अलग अलग फॉर्म के जो मार्केट हमने देखे थे, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, उन मार्केट्स में हमारा प्राइस क्या रहेगा, क्या प्राइस पे वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा और कितनी क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस और आउटपुट, प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होती है अलग अलग टाइप के मार्केट्स में, हम वो देखेंगे। सेकेंड यूनिट देखने के बाद एक बात तो तय है, इक्विलिब्रियम पे ही मार्केट चलेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस, और इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो क्वांटिटी बिक रही है वो हो गया हमारा क्वांटिटी आउटपुट। ठीक है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम हर मार्केट में सेम नहीं है, हर मार्केट में अलग अलग तरीके से इक्विलिब्रियम आता है। तो इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब फिश मार्केट, यह हमारा इतवारा बाज़ार जहाँ पे सब्जी मिलती है ना। ओके, सपोज यू गो टू अ वेजिटेबल मार्केट एंड इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ potatoes फ्रॉम अ शॉपकीपर. He says potatoes are for ₹20 per kg. In the same way you inquire from many shopkeeper and you will get the answer. What do you notice? अगर हम जाके पूछते हैं कि आलू के भाव क्या है, तो एक ने 20 बोल दिया और हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि देखो हर कोई 20 ही बोल रहा है, हर शॉपकीपर 20 में ही बेच रहा है। ठीक है, और बहुत सारे बायर है, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं, और हर और क्या है, प्रोडक्ट होमोजीनिटी है। मतलब जो वेंडर 1 है, वेंडर 2 है, वेंडर 3 है, हर किसी के पोटैटो ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के हैं। ठीक है, हर किसी के पोटैटो ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के, उनकी क्वालिटी में कुछ वेरिएशन नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट इज ऑल द सेलर्स आर सेलिंग ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटी ऑफ पोटैटोज, है ना। तो इन जनरल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते, लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहते, वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। द प्रोडक्ट सप्लाई बाय ऑल द फर्म्स आर आइडेंटिकल और आर होमोजेनियस। ठीक है, हर एक के प्रोडक्ट सेम है। इसी की वजह से क्या होता है, नो फर्म कैन रेज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अबाउट द प्राइस चार्ज बाय द अदर विदाउट लूजिंग मोस्ट ऑफ इट्स बिजनेस। जैसे कि मान लो पोटैटो का रेट 20 चल रहा है, ठीक है, तीनों भी लोग, मतलब जितने भी लोग हैं 20 में बेच रहे हैं। अब अगर ये चाहे तो 21 कर सकता है, इसने अगर 21 कर दिया तो क्या होगा, इसके बहुत सारे कस्टमर चले जाएंगे कहाँ, आजू बाजू में दूसरी जगह। तो अगर हम प्राइस इंक्रीज करते हैं तो हमारा सेल्स का बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत सारे बायर्स हमारे पास से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चल जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, कुकिंग गैस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल सच एज कॉपर, आयरन, कॉटन, शीट, स्टील एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद फर्म इज फ्री टू एंटर द मार्केट, है ना, फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है। मैं चाहूँ तो कोचिंग क्लास बंद करके आलू वो भी बेचना स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकेगा क्या? अगर मैं चाहूँ कोचिंग क्लास बंद कर दूँ और कल सुबह से मैं हाथ गाड़ी लेके आलू कांदा बेचने लग जाऊँ, आलू ले लो कांदा ले लो, नाना पाटेकर की जैसे वेलकम मूवी में, कोई रोक सकता है क्या? नहीं। तो कैसा है, फ्री एंट्री है, मतलब मार्केट में एंट्री पॉसिबल है और फ्री एग्जिट है। ठीक है, मान लो 2 दिन मैंने सब्जी बेचा और दूसरे दिन शाम को मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब्जी में मेहनत तो यहाँ पे भी है, सब्जी में इतना मुनाफा नहीं हो रहा है, तो क्या मैं बंद कर सकता हूँ क्या? यस। तो फ्री एग्जिट है और फ्री एंट्री है। Perfect knowledge of the market condition on the part of buyers and sellers. Both buyers and sellers have all the information relevant to their decision to buy or sell, such as the quantity of the stock of goods in the market, the nature of product, the prices at which the transaction of purchase and sale are being entered into. ठीक है, मार्केट का हमें नॉलेज है,
Perfectly competitive markets have very low transaction cost. Buyers and sellers do not have to spend much time and money finding each other and entering into transaction. मान लो अगर आपके घर पे आपको बोल दिया कि पटाटो लेके आओ, तो आपको बहुत मेहनत हो जाएगी ना। आपको मतलब घर से निकलना होगा, गली गली में घूमना होगा और देखना होगा कहाँ पटेटो मिलेगा। बहुत मुश्किल है ना पटेटो वाला ढूंढना। नहीं, बहुत इजी है, हर गली में हर चौराहे पे पटेटो बेचने वाला मिल जाएगा, वेजिटेबल वाला मिल जाएगा, है ना। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत है क्या? ब्रोकरेज लग रहा है क्या इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं सर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परफेक्ट कंपटीशन में कैसे लोग हैं? प्राइस टेकर है। प्राइस अपने आप डिसाइड हो जाती है। सब लोग जो रेट में सेल कर रहे हैं वही रेट में हम सेल करते थे। कैसे? जो हमने कल देखा था ना, इक्विलिब्रियम, मार्केट फोर्सेस के जरिए लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है और प्राइजेस अपने आप डिसाइड हो जाती है। ठीक है। द assumption of price taking applies to consumer as well. When there is perfect knowledge and perfect mobility, if any seller tries to raise his price above the charge by others, he would lose his customer. सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर हम 20 की जगह 22 में पटेटो सेल करेंगे तो कस्टमर क्या होगा? दूसरे के पास शिफ्ट हो जाएगा जो 20 में बेच रहा है ना, जो 20 में बेच रहा है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा? इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री एंड industry in economic terminology consists of a large number of independent firms. Each such unit in the industry produces a homogeneous product so that there is competition amongst good produced by different units. When the total output of the industry is equal to the total demand, we say that the industry is in equilibrium. The price then prevailing is equilibrium price. A firm is said to be in equilibrium when it is maximizing its profit and has no incentive to expand or contract production. ठीक है, हमने देखा पिछले टॉपिक में देखा फर्म इक्विलिब्रियम पे कब होती है? जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है, जब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पोजीशन आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पोजीशन आता है, ऐसे टाइम पे फर्म इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है। As stated above, under competitive market, the equilibrium price for a given product is determined by the interaction of the forces of demand and supply for it as shown in the figure 14. ठीक है, वही देखा था हमने, ऐसी फिगर हमने पिछले टॉपिक में देखी थी। Is the equilibrium, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity which will be sold at that price. The equilibrium price is the price at which both the demand and supply are equal and therefore no buyer who wanted to buy at that price goes dissatisfied and none of the seller is dissatisfied that he could not sell his goods at that price. कल हमने डिटेल में देखा था इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होता है, जितनी डिमांड होती है उतना ही सप्लाई होता है। इसका मतलब ऐसा कोई बायर नहीं है जिसकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुई और ना ही ऐसा कोई सेलर है जिसका गुड्स अनसोल्ड रह गया है। ठीक है। इट मे बी नोटिस दैट इफ द प्राइस वर टू बी फिक्स्ड एट एनी अदर लेवल हायर और लेवल डिमांड रिमेनिंग द सेम, there would not be equilibrium in the market. Likewise, if the quantities of good were greater or smaller than the demand, there would not be equilibrium in the market. ठीक है, यहाँ या यहाँ कहीं पे भी equilibrium नहीं है, equilibrium यहीं पे है बस। ठीक है, equilibrium of the firm. The firm is said to be in equilibrium when it maximizes its profits. The output which gives maximum profit to the firm is called the equilibrium output. In the equilibrium state, the firm has no incentive either to increase or decrease its output.
firm in a competitive market are price taker. This is because there are large number of firms in the market who are producing identical or homogeneous product. As such, these firms cannot influence the price in their individual capacities. They have to accept the price determined through the interactions of the total demand and total supply of the commodity which they produce. देखो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे सप्लायर होते हैं, बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. अब अगर वो प्रोडक्ट सभी लोग वही प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस चेंजिंग में हमारे पास स्कोप है क्या? नहीं. हम कुछ यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या? नहीं. हम तो वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो पूरा मार्केट सेल कर रहा है. तो फिर मार्केट जो भाव में बेचेगा, मार्केट जो रेट में सेल कर रहा होगा, हमें भी उसी रेट में कम ज़्यादा में सेल करना पड़ेगा, है ना. हाँ, अगर बात कुछ ऐसी होती कि हम कुछ अलग बेच रहे हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक पोटैटोज बेच रहे हैं, तो हम 4-5 रुपये थोड़ा 10-20% का प्रीमियम चार्ज कर सकते थे. लेकिन अगर होमोजीनियस है और हर कोई वही सेल कर रहा है तो फिर क्या है, प्राइस इंक्रीज या प्राइस कम करने की कोई स्कोप नहीं है, कोई जगह नहीं होती है. ठीक है. फर्म इन ए कम, अच्छा ये हो गया. The market price OP is fixed through the interactions of the total demand and total supply of the industry. Firms have to accept this price as given and as such they are price takers rather than price makers. क्या है ये लोग? प्राइस टेकर्स है, ना कि प्राइस मेकर्स. ठीक है. They cannot increase the price above OP individually because of the fear of losing its customer to the other firm. They do not try to sell the product below OP because they do not have any incentive for lowering it. They will try to sell as much as they can at OP. ठीक है. As such, P line acts as a demand curve for the firm because it is a price taker. The demand curve D facing an individual competitive firm is given by a horizontal line at the level of market price set by the industry. In other words, the demand curve of each firm is perfectly elastic. The firm can sell as much as or as little output as it likes along the horizontal price line. Hence, since price is given, a competitive firm has to adjust its output to the market price so that it earns maximum profit. Let us continue our example on page 4.163, which देखो देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है, मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिसाइड हो जा रही है. ठीक है. अब हमें प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज का कोई स्कोप नहीं है. प्राइस इंक्रीज करेंगे तो हमसे कोई खरीदेगा नहीं, और प्राइस डिक्रीज क्यों करना है? जब ये प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो प्राइस डिक्रीज क्यों करना है? तो अब अगर हमें प्रॉफिट बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट का सेल बढ़ा सकते हैं, सप्लाई बढ़ा सकते हैं. ठीक है. डिमांड तो ये फिक्स है और हम जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा बेच सकते हैं. क्यों? क्योंकि मान लो इतवारा बाजार है, वहाँ पे तो पोटैटो बेचने वाले 500 लोग होंगे, है ना, 500 वेंडर्स होंगे. तो उसमें मैं अकेला 10 लोगों का भी बिजनेस कर सकता हूँ. बड़ा शॉप डाल लिया, बहुत ज़्यादा माल ला लिया, तो है ना. तो मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो मुझे बस क्या है, मुझे मेरा सेल बढ़ाना होगा. प्राइस तो मेरे हाथ में है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरा सेल बढ़ाना होगा. ठीक है. अब एवरेज रेवेन्यू भी यही है, P इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू भी है. क्यों? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर. और मैं हर यूनिट बेच रहा हूँ, मान लो 20 रुपये से पोटैटो बेच रहा हूँ, मान लो मैंने 5 किलो बेच दिया, तो कितना हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू, 100 डिवाइड बाय 5 मतलब मेरा 20, और मेरा प्राइस क्या था, 20. तो प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू है. प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू है. प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसी तरह डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रहा है. ठीक है. इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर द इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज ₹2. कल ही हमने देखा ये 2 रुपये पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया. द इंडिविजुअल फर्म विल एक्सेप्ट ₹2 पर यूनिट एज द प्राइस एंड सेल डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ दिस प्राइस एट दिस प्राइस. The case of firm X quantity sold at total revenue, average revenue, margin are given below.
अब 2 रुपए पे ही हमें धंधा करना है, 2 रुपए की रेट पे ही हमें बिजनेस करना है ना। तो क्या करेंगे, मान लो अगर हम 8 यूनिट सेल कर रहे हैं, हम 8 यूनिट अगर सेल कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू 16। एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, 2। वही मैंने अभी बोला, एवरेज रेवेन्यू तो सेम आएगा, है ना। जो प्राइस है वही प्राइस हमारा एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या आ रहा है हमारा, 2 2 2 2। कैसे, क्वांटिटी सोल्ड 8 से 9 किया तो मेरा रेवेन्यू 16 से 18 हो गया, 9 से 10 किया तो 18 से 20 हो गया, 10 से 11 किया तो 20 से 22 हो गया, 11 से 12 यूनिट बेचा तो 22 से 24 हो गया। तो इसका मतलब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 2 ही आ रहा है। तो सर क्या आप ऐसा कहना चाहते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस? जी हाँ, याद रखना है, ये कभी नहीं भूलना है। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है और इक्वल्स टू डिमांड होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये एवरेज रेवेन्यू का भी लाइन यही है, डिमांड का भी लाइन यही है, मार्जिनल रेवेन्यू का लाइन भी यही है, एक ही कर्व में तीनों भी समा लिए, ठीक है। अब ये है इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको लर्न होना चाहिए, ओके। यही इंपॉर्टेंट बातें जो आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये जो है ये तो 100% लर्न होना चाहिए, आगे हर टाइप के मार्केट में यही देखने को मिलेगा। As discussed earlier, a firm in order to attain equilibrium position has to satisfy two conditions as below. Note that because competitive firm take price as fixed, this is a rule for setting output, not price. अच्छा, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्राइस तो भैया फिक्स्ड है, हमारी प्राइस फिक्स्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, हम आउटपुट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए दो रास्ते हैं, हम एक तो प्राइस बढ़ा देंगे या आउटपुट बढ़ा देंगे, है ना। प्राइस बढ़ा दिया तो ज़्यादा में बिकेगा, या आउटपुट बढ़ा दिया तो वैसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है कि ये केस में हमारा प्राइस फिक्स्ड है, ये केस में हमारा प्राइस फिक्स्ड है। अब हमारे पास चांस क्या है, हम क्या बढ़ा सकते हैं, हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, लिख के रखो। इन परफेक्ट कंपटीशन we cannot increase or decrease price, so we can play only with output, ठीक है। दूसरा क्या लिख के रखेंगे, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल टू प्राइस, ठीक है। तीसरा क्या लिखूंगे, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ईच इंडिविजुअल इज प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस सेटर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। पिछले टॉपिक में ही देखा हमने, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होना तभी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, देयर इज ऑलवेज एन इंसेंटिव फॉर द फर्म टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्शन फर्दर, है ना। देखो, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, अगर मार्जिनल रेवेन्यू मेरा 10 है और मार्जिनल कॉस्ट मेरा 8 है, इसका मतलब अगर मैं एक एडिशनल प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट 10 का होता है और कॉस्ट मेरी 8 ही लगती है। तो मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना हो गया मेरा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मेरा हो जा रहा है 2 का, ठीक है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मेरा 2 का हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, और बढ़ाना चाहता हूँ। मान लो इसके विपरीत लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 8 है और मार्जिनल कॉस्ट हमारा 10 है, तो ऐसे में हमारा इंक्रीमेंटल क्या है, इंक्रीमेंटल लॉस हो रहा है 2 रुपए का, तो इस पे मैं ऑपरेट नहीं करूँगा, है ना। अब मैं क्या, अब ये सिचुएशन में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, अब मुझे क्या लग रहा है, जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन एक टाइम आता है जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट आ जाता तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 0 हो जाता। फिर उसके बाद क्या होता, पोजीशन रिवर्स हो जाती, मार्जिनल रेवेन्यू 10 है तो मार्जिनल कॉस्ट 12 हो जाती,
तो क्या हो जाता, मार्जिनल इंक्रीमेंटल लॉस होता, तो हम ये लेवल पे ऑपरेट नहीं करते, तो हम हमारी प्राइस ये लेवल पे फाइनल कर देते हैं। कौन सी लेवल पे, जहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट है, हम ऐसे लेवल पे ही बिजनेस करेंगे। If MR is less than MC, the firm will have to reduce output since an additional unit adds more to the cost than to the revenue. अगर हमारा MR लेस देन है MC से, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने एडिशनल प्रोडक्ट बनाया तो हमें 2 रुपये का नुकसान होता गया, तो हम वो ऐसा ये ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम ओनली एट द point where MR equal to MC, because the demand curve facing a competitive firm is horizontal, so that MR equals to P. The general rule for profit maximum can be simplified. A perfectly competitive firm should choose its output so that marginal cost equals price. तो हमारा परफेक्टली कंपटीशन में क्या है, एम आर इक्वल्स टू एम सी आ गया, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा, द एम सी कर्व शुड कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, इसको तो भूलना ही नहीं है। द एम सी कर्व शुड कट द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। इन अदर वर्ड्स, एम सी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, एम सी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, ये ठीक है। अभी आगे समझेगा, ये लर्न कर लेना है आपने। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, और एम सी कर्व शुड कट दी एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, बिलो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एम सी कर्व ने एम आर कर्व को कट करना चाहिए, कहाँ से, नीचे से। शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ कॉम्पिटिटिव फर्म। वी शैल बिगिन with the short run output decision and then move on the long run. In the short run, a firm operates with a fixed amount of capital and must choose the level of its variable input so as to maximize output. ठीक है। In figure 16, DD and SS are industry demand and supply curve which intersects at E to set the market price at P, है ना। हमने पहले इंडस्ट्री का लिया तो हमारा P प्राइस आ गया। अब ये हमारा इंडिविजुअल लेंगे, तो इंडिविजुअल में क्या है देखेंगे, द फर्म्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री अडॉप्ट OP एज गिवन एंड कंसिडर P लाइन एज डिमांड। तो ये हम इंडिविजुअली क्या करते हैं, इसको डिमांड कर्व मान लेते हैं। फिर अब विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक एट P, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है, ये बात भी ध्यान रखना है। हम जितना चाहे उतना पोटैटो सेल कर सकते हैं। ठीक है। एज ऑल द यूनिट्स आर प्राइस एट द सेम लेवल, एम आर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वही जो मैंने बताया ऊपर के टेबल से हमारा आया था, एम आर भी 2 आया था, इसलिए वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इक्वल टू ए आर लाइन, वही जो ऊपर के टेबल में देखा हमने। नोट दैट द एम सी कर्व्स कट्स द एम आर कर्व एट 2 प्लेसेस। ठीक है। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है। तो ये 2 जगह पे हमारे एम आर कर्व को कट करता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे कि यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे। क्यों? हमारी 2 कंडीशन है, पहली है एम आर इक्वल्स टू एम सी। ठीक है। तो यहाँ पे भी एम आर इक्वल्स टू एम सी है, यहाँ पे भी एम आर इक्वल्स टू एम सी है। सेकेंड है एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है। ये कहाँ से कट कर रहा है, ऊपर से कट कर रहा है, और ये कहाँ से कट कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है ना, फ्रॉम बिलो। एम आर कर्व फ्रॉम अबव, टी इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। द फर्म विल बी बेनिफिट इफ इट गोज बियॉन्ड टी एज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज फॉलिंग एट आर द एम सी कर्व इज कटिंग एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, हेंस आर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी कॉस्ट थोड़ी थोड़ी कम होते जा रही है। ठीक है। हमारी कॉस्ट कम हो रही है, तो ये यहाँ तक के अब जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे क्या है, हमारा एम आर ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है ना, ये वाला सिचुएशन है।
ये वाला सिचुएशन है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले इस पे क्या है, एम आर ज़्यादा है एम सी कम है। देखो एम आर ये है, एम सी ये है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ तक आ गए। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एम आर इक्वल्स टू एम सी आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब हमने और प्रोडक्शन बढ़ाया, Q2 के आगे गए, तो हमने क्या देखा, ये कॉस्ट देखो, कॉस्ट ज़्यादा हो गई और रेवेन्यू कम हो गया, कॉस्ट ज़्यादा हो गई रेवेन्यू कम हो गया, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे, है ना, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, मतलब हम Q2 के आगे नहीं जाएंगे। Q2 के आगे क्या है, एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर है, ठीक है। और हम Q2 के पीछे भी ऑपरेट नहीं करेंगे। Q2 के पीछे क्या हो रहा है, हमारा एम आर ग्रेटर देन एम सी है, तो हमको ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। हम यहाँ पहुँच गए Q2 पे, तो क्या हो गया, एम आर इक्वल्स टू एम सी हो गया, ठीक है। जैसे ही हम इसके आगे चले गए तो हमें इंक्रीमेंटल लॉस होने लग गया, तो हम क्या करते हैं, यहीं रुक जाते हैं, मतलब ये आर हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम की ये दो कंडीशन नींद में से उठा के भी पूछा आपको तो ये आनी चाहिए। पूरा टॉपिक इसी पे है, बस ये अगर समझ गया तो आगे जितने भी मार्केट है सब सेम है, कॉपी पेस्ट है, सब में यही है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, और एम सी ने एम आर को कट करना चाहिए फ्रॉम बिलो, सब जगह वही है अभी। रीड कर लो पहले एक बार फास्ट फास्ट ऊपर का।